ओम कृष्णा एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं प्रेम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए कल जहां पे हमने टॉपिक छोड़ा था वहीं से टॉपिक हम आज स्टार्ट करते हैं। दक्षिण अफ्रीका की जो एनसीईआरटी बुक है, जो ओल्ड एनसीईआरटी बुक है, उसमें दक्षिण अफ्रीका के विषय में दिया गया है। तो उसमें चलिए हम कुछ देखते हैं कि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाया है, उसके बाद से कुछ भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी एनसीईआरटी दक्षिण अफ्रीका के विषय में क्या कहती है और उसके विषय में हम जानते हैं। देखिए, दक्षिण अफ्रीका ये हमारा एनसीईआरटी की बुक है का हमने पीडीएफ निकाल रखा है, जिससे हम आपको पढ़ाने में आसानी हो जाए। तो देखिए कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है। माने दक्षिण अफ्रीका माने क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसका स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है। इस महाद्वीप का अधिकतर भाग दक्षिण गोलार्ध में है। इस महाद्वीप का अधिकतर भाग कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में है। यहाँ के एंडीज बहुत ऊंचे हैं। माने एंडीज पर्वतमाला जो है दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, यह काफी ऊंची है। ऊंचाई में इसका स्थान हिमालय के पाया जाता है। माने अगर कह सकते हैं सेकेंड हाईएस्ट जो पर्वतमाला है वो कौन सी होगी? एंडीज पर्वतमाला। फर्स्ट हमारा क्या है? हिमालय है। पहला हमारा क्या है? हिमालय है और दूसरा क्या हो जाएगा? एंडीज पर्वतमाला। दक्षिण अफ्रीका में ऊंचे विस्तृत पठार और विशाल मैदान भी हैं। यहाँ ओरिनिको, प्लांटा, अमेजन इस महाद्वीप की प्रमुख नदियां हैं। माने ओरिनिको नदी अगर बात की जाए, ओरिनिको नदी, प्लांटा नदी, अमेजन नदी, इस ये जो तीन मेन नदियां हैं यहाँ की मेन नदियां मानी जाती हैं। ठीक, प्रमुख नदियां हैं। इसका अधिकतर भाग उष्ण कटिबंधीय में आता है। यहाँ विस्तृत वर्षा वन और घास के मैदान है। दक्षिण अमेरिका कुछ खनिज संसाधनों जैसे तेल हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गई, बॉक्साइड हो गया, टिन और लौह अयस्क ठीक में समृद्ध है। माने यहाँ ये सबसे तेल हो गया आपका, तांबा हो गया, चांदी हो गया, बॉक्साइड हो गया, टिन हो गया और लौह अयस्क माने काफी रिच है। माने यहाँ पे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ लगभग 10% ही भूमि, यहाँ पर लगभग 10% भूमि कृषि योग्य है। माने अगर ये हमारी पूरा है तो इसका केवल 10% ही, माने 90% जो कृषि है वो कृषि करने लायक नहीं है। केवल 10% ही कृषि करने लायक भूमि यहाँ पर है, जिसमें हम दक्षिण पर क्या क्या उगाता है? गेहूं उगाता है, मक्का उगाता है, गन्ना उगाता है, कहवा उगाता है, केला प्रमुख फसल। माने गन्ना हो गया, चाहे आप गन्ने की बात कर लें, ये रहा गन्ना, गेहूं की बात कर ले या मक्के की बात कर ले। ठीक, कहवा हो गया, कहवा, केला, ये सब जो है प्रमुख है। क्या है? प्रमुख उत्पादन करने में ये हमारा प्रमुख स्थान है। कृषि और पशुपालन यहाँ दोनों लोगों के प्रमुख दो धंधे हैं, दो मुख्य धंधे हैं। चाहे तो यहाँ के लोग की तो कृषि करेंगे या फिर पशुपालन करेंगे। प्रमुख दो धंधे हैं। माने मेन तौर से भी अगर कृषि और पशुपालन यहाँ के दो प्रमुख कह सकते हैं कि औद्योगिक या इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में जाने जाएंगे। कि तो वो कृषि करेंगे या फिर पशुपालन करेंगे। क्यों पशुपालन करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो है घास के मैदान ज्यादा पाए जाएंगे। यहाँ पर जो घास के मैदान है वह ज्यादा पाए जाएंगे गए हैं। अब घास के मैदान ज्यादा पाए गए हैं तो इसीलिए यहाँ क्या है कि यहाँ पर कृषि और पशुपालन ज्यादा किया गया है। इस महाद्वीप में बात की जाएगी तो इस महाद्वीप में विपुल जल संसाधन है।
माने जल की मात्रा जो है अधिक पाई जाती है। इनसे जल विद्युत पैदा की जाती है, परंतु जल संसाधनों का इतने बड़े पैमाने पर उपयोग उपयोग हो सकता है जो अभी तक नहीं हुआ है। कहने का मतलब है ये कि दक्षिण अफ्रीका में जल से काफी ज्यादा विद्युत पैदा की जा सकती है, लेकिन वहां पे जो जल की संसाधन है, जो जल का संसाधन है, माने इतना औद्योगिक उन्नति नहीं कर पाया है कि उस जल संसाधन का उपयोग कर सके। जैसे अब मान लीजिए कि आपके यहाँ सारी व्यवस्था है, आपके पास ढेर सारी जमीन पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, जैसे आपके पास ढेर सारी जमीन पड़ी है, लेकिन उस जमीन को जोतने और बोने का साधन आपके पास नहीं है, तो उसका क्या मतलब है? तो यही कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे जल का जो साधन है वो बहुत ज्यादा पाया गया है, लेकिन उसको उपयोग करने की जो क्षमता है वो अभी तक विकसित नहीं कर पाया है दक्षिण अमेरिका। यहाँ पर अधिकतर हल्के उद्योग स्थापित किए गए हैं, जिसमें मांस, डिब्बाबंद कपड़ा, चीनी, जूते और कारखाने के प्रमुख हैं। खनिज संसाधनों का उपयोग करने में भारी उद्योग धीरे धीरे विकसित हो रहा है। माने आज के डेट में देखा जाए तो आज के डेट में वो काफी विकसित हुआ है, पर पुराने के डेट में देखा जाए, क्योंकि ये हमारी जो एनसीईआरटी है, ये हमारा 2003 माने 2003 की एडिशन है, तो लगभग ये 20 साल पुरानी है। लगभग ये हमारी जो पीडीएफ है लगभग 20 साल पुरानी है। तो अब 20 साल में बहुत कुछ बदल गया है। तो कहा जा सकता है कि जितना संसाधन का उपयोग पहले नहीं होता था, अब वहां का संसाधन का उपयोग हो रहा है, क्योंकि 20 साल में काफी ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं या हो गए हैं। तो इस महाद्वीप की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, माने जनसंख्या का विकास हो रहा है। यहाँ पर अधिकतर लोग समुद्र के तट के निकट ही रहते हैं, माने कह सकते हैं कि समुद्री तट पे यहाँ अधिक लोग बसे हुए हैं। आर्थिक विकास इसका बहुत धीरे धीरे हो रहा है, परिणाम स्वरूप यहाँ का जीवन स्तर बहुत ऊंचा नहीं है। आजकल दक्षिण अफ्रीका अपनी कृषि उन्नति के लिए प्रगतिशील है। हाँ, कृषि उन्नति के लिए प्रगतिशील है। तो इसके पहले हमने नेक्स्ट वाले वीडियो में हमने बताया था कि यह अपने आप को लाइफ स्टॉक रेंजिंग में यह चेंज कर चुका है। माने पहले जिन खेतों में वो क्या करता था, खेती करता था, पहले जिन खेतों में वह खेती करता था, अब वह उन्हीं खेतों में बाड़ी बनाकर पशुओं का पालन पालन करने लगा है और उनको चरने के लिए छोड़ देता है। एक बाड़ी से जो दूसरे बाड़ी में, एक बाड़ी में चर के जो घास खत्म हो जाती है तो वह दूसरे बाड़े में चले जाते हैं, दूसरे तीसरे, ऐसे ही जब वह काफी हैवी वेटेड हो जाते हैं, क्योंकि पंपास में अल्फा अल्फा नामक घास पाई जाती है। यह प्रोटीन और विटामिन में काफी रिच होती है, प्रोटीन और विटामिन में काफी रिच होती है, और यह पशुओं को या मवेशियों को कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द ये क्या करती है, उसको पीप एंड पोक में बदल देती है, मतलब सॉरी, उसको हैवी वेट गेन कर देती है। और जैसे ही हैवी वेट गेन कर लेती है, जैसे वो उनको प्यास लगती है, पानी पीने के लिए जाते हैं, एक बाड़ा बना तो उस बाड़े में जाते हैं, तो वहां मशीन, जैसे वहां जाएंगे तो मशीन उनको फटाक से पकड़कर कैद करके काट के और पूरा मांस वांस हटा के उनका ऊपर की चमड़ी, और उसको डिब्बा बंद पैक में, उसको क्या करते हैं, उसको डिब्बा बंद पैक में भेज देते हैं। अब दक्षिण अमेरिका चौथा बड़ा महाद्वीप है, ये तो अब हमने बताया। इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए दिखने में। देखिए, दक्षिण अमेरिका की भूमि और जलवायु, यही हमारा जो चैप्टर है, दक्षिण अमेरिका की भूमि और जलवायु के विषय में। तो यहाँ हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका विषय में ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको और ठीक है। अब ठीक है। हाँ, चलिए।
अब देखिए दक्षिण अमेरिका चौथा, यहाँ भी नहीं बताया कि अ, यह दक्षिण अमेरिका संसार का चौथा महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? चौथा महाद्वीप है। लगभग 2/3 भाग विषुवत में है, माने विषुवत वृत्त के दक्षिण में है, माने जैसे ये पूरा एरिया हो गया, इस एरिया का 2/3 भाग कहाँ है? उष्णकटिबंध में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? उष्णकटिबंध में पाया जाएगा। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्टर्न इंडीज को मिलाकर हम क्या कहते हैं? इसको हम लैटिन अमेरिका के नाम से जानते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि लैटिन अमेरिका की, इसको हम क्यों लैटिन अमेरिका कहते हैं? जैसे लैटिन अमेरिका शब्द जो जुड़ा है यहाँ पे, लैटिन अमेरिका जो शब्द जुड़ा है, यह लैटिन प्राचीन रोमवासियों की भाषा थी। प्राचीन रोमवासियों की भाषा थी जो अनेक भाषाओं के विकास विकास से जुड़ी हुई। जैसे संस्कृत से है, वैसे ही जन्म अनेक यूरोपीय भाषाओं का जन्म हुआ। जैसे स्पेनी हम इसमें कह सकते हैं, जैसे स्पेनी कह सकते हैं, पुर्तगाली कह सकते हैं, एक फ्रांसीसी कह सकते हैं, इतावली, और इनकी जननी मानी जाती है। और इन सब भाषा को बोलने वाले को, जो ये सब भाषा बोलते हैं, इनको बोलने वाले को ही लैटिन कहा जाता है। कह सकते हैं कि जो आपको स्पेनी होगा, पुर्तगाली होगा, फ्रांसीसी होगा, इतावली होगा, इनको बोलने वाले को हम क्या कहेंगे? इनको बोलने वालों को हम क्या कहेंगे? कि यह लैटिन अमेरिका है। इन भाषा बोलने वालों को हम लैटिन कहते हैं, माने इन्हीं को हम क्या कहेंगे? लैटिन अमेरिका कहेंगे। जैसे 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल और स्पेन में बड़ी संख्या में लोग आकर बस गए। अब लोग आकर जब यहाँ बस गए हैं, ठीक, आकर बस गए, इसलिए इस महाद्वीप को लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। तो ये माप है, इसको लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। और इस महाद्वीप के चारों ओर कौन कौन से महासागर हैं? मानचित्र में देख के पनामा नहर की स्थिति को देखिए। तो दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े देश कौन सा है? 2 स्थलबद्ध देशों के नाम बताइए। तो ये सब हम अभी आपको पढ़ा चुके हैं कि दक्षिण अफ्रीका कौन से हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम में हो जाएगा प्रशांत महासागर, और इधर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। ये 2 महासागर को हमने बताया कि इसी के बीच में यह बसा हुआ है। दक्षिण अमेरिका को अगर भौतिक विभाजनों में अगर हम बांटे, माने कह सकते हैं कि भौतिक विभाजन में अगर हम बांटेंगे तो इसको हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे भौतिक में पश्चिमी तटीय भाग बांट सकते हैं, पर्वतमाला, पश्चिमी तटीय भाग, पश्चिमी तटीय भाग में हम इसको पश्चिमी पर्वतमाला, मध्यवर्ती मैदान तथा पूर्वी उच्च भूमि में हम इसको बांट सकते हैं। जिसमें इसमें पहले ही टॉपिक है हमारा क्या है? पश्चिम तटीय अमेरिका, पश्चिम तटीय। अब देखिए दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागर के साथ साथ निम्न भूमध्य संकरीय एक पट्ट उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, जो चौड़ाई में काफी भिन्नता है। तो कहने का मतलब कि दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी भाग है, हमारा ये क्या है? पश्चिमी भाग है। हमारा ये देखिए पश्चिमी भाग है, ये पश्चिमी भाग, तो इसी पश्चिमी भाग की ये बात कर रहा है, यही हमारा पश्चिमी भाग। हमने बताया था कि किसी भी देश का अगर पश्चिमी भाग हमको डिनोटेड किया जाएगा तो हम उसको कैसे डिनोटेड करेंगे। इसको थोड़ा सा देखिए, ये हमारा पश्चिमी तटीय भाग है, जो काफी भिन्नता के साथ, इसमें ये लिखा है काफी भिन्नता के साथ फैला हुआ है। अब देखिए पश्चिमी संकरी पट्टी उत्तर से दक्षिण पर इसकी चौड़ाई में काफी भिन्नता है। तो यहाँ से अगर इसकी चौड़ाई देखी जाए उत्तर से दक्षिण, तो ये उत्तर हो गया, उत्तर, तो इसकी चौड़ाई में काफी भिन्नता मिलेगी देखने को। दूसरा कह रहा है पश्चिमी पर्वतमाला। अगर पश्चिमी पर्वतमाला को ध्यान से देखिए कि दक्षिण में की पश्चिमी जो पर्वत है वह उसमें काफी भिन्नता पाई गई है।
काफी भिन्नता पाई गई। तो इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यही हमारा फिगर है, दक्षिण अमेरिका का यही हमारा फिगर है। फिगर के विषय में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, फिर से एक बार थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। जैसे अगर रिविजन करना हो तो फिर यहाँ देश के जो नाम है उसको हम फिर से क्या करेंगे, करेंगे। जैसे हमने बताया था कि ये रहा सबसे बड़ा देश हो गया, ये ब्राजील हो गया, ये क्या हो गया, ये ब्राजील हो गया। इसके ऊपर चलेंगे तो ये फ्रेंच गुयाना हो गया, ये सूरीनाम हो गया, ये गुयाना हो गया, और ये वेनेजुला हो गया, ठीक। ये कोलंबिया हो गया, ये इक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया, ठीक। ये चाइल हो जाएगा हमारा, ये पूरा अर्जेंटीना हो जाएगा, ये उरुग्वे हो जाएगा, ये पराग्वे हो जाएगा, और ये कोलंबिया हो जाएगा। यही सारे देश है। और इधर एक टेरा डल क्यूब है, नीचे सबसे नीचे फॉकलैंड है, और टेरा डल सॉरी नीचे एकदम टेरा डल क्यूब है, और थोड़ा सा पूर्व के साइड में हमारा फॉकलैंड है। हम बताए थे किसी भी देश को जब निर्धारित किया जाता है, अगर पूर्व पश्चिम कहा जाएगा तो ये हम इस पे एक लाइन खींच लेंगे ऐसे कि ऊपर को हम क्या कहते हैं, ये हमारा उत्तर का भाग हो जाता है, और ये हमारा पूर्व का भाग हो जाता है, ये हमारा पश्चिम का भाग हो जाता, सॉरी ओहो गड़बड़ हो गया, सॉरी ये हमारा दक्षिण का भाग होता है। कहाँ का होता है, ये हमारा दक्षिण का भाग हो जाता है। उत्तर हो गया, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। नीचे हमारा ये दक्षिण का भाग हो गया, इधर पूर्व का हो जाएगा, और ये हमारा पश्चिम हो जाएगा। तो अब जब ये चीज हो गई, तो ये हमारे जो दक्षिण है अफ्रीका है इसके विषय में। तो यही इसमें कह रहा है कि अलग अलग इसकी चौड़ाई अलग अलग जगहों पे अलग, और इसका अधिकतर भाग दक्षिणी भाग में। देखिए यही हमारा विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा हमारी ये, तो इसका अधिकतर भाग विषुवत रेखा मानी ये कर सकते हैं कोलंबिया, सुरीनाम, ब्राजील, इक्वाडोर, लापाज, इक्वाडोर सॉरी इक्वाडोर तो ये हो जाएगा आपका इक्वाडोर, इक्वाडोर यही जस्ट पास में है एकदम, विषुवत रेखा पे गई है, अमेजन का मुहाना यहाँ पे बनेगा। और ये सब जो देश है जैसे ब्राजील हो गया, दक्षिण पेरू हो गया, अर्जेंटीना हो गया, चिली हो गया, पराग्वे हो गया, कोलंबिया हो गया, ये सब दक्षिण में हमारे स्थित है। कहाँ स्थित है, हमारे ये सब जो देश है वो दक्षिण में स्थित है। तो चलिए अब थोड़ा सा इसको और देख लिया जाए कि दक्षिण अफ्रीका में हमारी एनसीईआरटी और हमको क्या जानकारी दे रही है। ये रहा देखिए, अच्छा ऊपर नहीं है, चलिए नीचे हम देखते हैं। देखिए पर्वतीय पश्चिमी, ये हमारा पर्वतीय पश्चिमी भाग है, और जो पश्चिमी भाग है तो ये जैसे कह रहा है कि पश्चिमी अमेरिका का पश्चिमी भाग पर्वतों और पहाड़ियों की एक दीवार से बना रखी है। यानी इसके पश्चिम भाग में तो पर्वत की दीवार बन रखी है। तो दीवार कौन है, दीवार हमारी इंडीज पर्वतमाला है। दीवार हमारी कौन सी है, इंडीज पर्वतमाला है। ये पर्वत कैरिबियन सागर से सुदूर से लेकर दक्षिण तक, माने कैरिबियन सागर माने ऊपर हमारा कैरिबियन सागर है, और नॉर्थ के साइड में कैरिबियन सागर से लेकर सुदूर दक्षिण तक फैले। इन पर्वतों को इंडीज कहते हैं, इन पर्वतों को इंडीज कहते हैं, जो हिमालय के बाद दूसरी ऊंची, संसार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला है। ये नवीन वलित पर्वत है। पृथ्वी के इतिहास में इनका निर्माण कुछ ही पूर्व हुआ है। देखिए जैसे जो वलित पर्वत होते हैं या मोरदार पर्वत, वलित मोरदार पर्वत भी इनको कहा जाता है, तो इनका कह सकते हैं कि जो विकास है वो बहुत पहले से नहीं हुआ है, माने ये बाद में निर्मित हुए हैं। और जैसे दो प्लेट है हमारे, उन प्लेट के टकराव से इनका निर्माण हुआ है। अगर जो टकराव नीचे हुआ तो जो नीचे नीचे की तरफ गए हैं तो वो मैग्मा में मोल्ड हो गए हैं, और जो ऊपर की तरफ जैसे उड़ गए हैं, जो ऊपर की तरफ उड़ गए हैं तो वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे फलित पर्वत के रूप में, जैसे हिमालय हो गया, एंडीज हो गया। तथा ये नवीन पर्वत है। धरातल पर पृथ्वी की आंतरिक शक्ति तो विपरीत दिशाओं में बल लगाने के कारण ये धरातल में वलय या मोड़ पड़ जाने से हुआ है इनका निर्माण, इसलिए इन्हें वलित पर्वत कहते हैं।
मानचित्र में देख कर बताओ कि किन किन देशों में एंडीज फैली हुई है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग मानचित्र में फिर से एक बार देख लेते हैं कि जो हमारी एंडीज पर्वतमाला है वो कहाँ कहाँ फैली हुई है। तो हमारी एंडीज जो पर्वतमाला है, हमने बताया कि एंडीज जो पर्वतमाला है वो कहाँ से फैली हुई है। जी हमारा हो गया मैप। तो हमने बताया था कि जो एंडीज पर्वतमाला है, जो एंडीज पर्वतमाला है वो हमारा ये कैरेबियन सागर यहाँ से लेके ये पूरा अगर ऐसे करेंगे तो ये पूरा तो सब बगल चला गया फिर से। ये यहाँ से लेकर ये पूरा फैला हुआ है और ये पूरा हमारा ये नीचे कैरिबियन सागर तक ये पूरा आ गया है। इसमें तीन तीन पार्ट में बटा है, एक इधर की तरफ पूर्व की तरफ और ये पश्चिम की तरफ। फिलहाल तीन पार्ट में से त्रिशूल की तरह आकृति बनी हुई है। तो पहली वाली पार्ट में इसको हम कहते हैं पूर्वी कार्डिलेरा, इसको मध्य कार्डिलेरा, और यह तो देखिए अब ये किस किस देश में है। कोलंबिया से होकर आएगा, इक्वाडोर से हो जाएगा, पेरू से हो जाएगा, चाइना। सबसे अधिक लंबाई इसकी किस देश में है, चाइना में। अगर पूछ रहे एग्जाम में कि एंडीज पर्वतमाला जो है किस देश में सबसे अधिक पाई जाएगी, तो वो कहाँ पाई जाएगी, चाइना में सबसे ज्यादा पाई जाएगी। अब और थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये कुछ फिगर है, इस फिगर को भी हम लोग थोड़ा सा देखते चलते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा अगर इस फिगर को देखते चलेंगे। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा नीचे कर लिया जाए। थोड़ा सा इसको और छोटा सा कर लिया जाए, थोड़ा छोटा सा तो सही रहे। हाँ अब ठीक है। देखिए अगर हम बात किया जाए एक एक इमेज की, हम अगर बात करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें दो इमेज दिया गया है, एक ही इमेज को पहले लेके चलते हैं हम। तो एक इमेज को लेके चलेंगे तो समझाने में आसानी होगी और आप लोगों को भी समझने में क्या होगी, आसानी हो जाएगी। देखिए वर्षा का वितरण दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे वर्षा का वितरण ज्यादा होता है। तो एक बार फिर से चलिए थोड़ा सा इसको हाँ अब ठीक है। देखिए अब ये वाला जो एरिया है, ये एरिया पूरा ये यहाँ अलग टाइप का वर्षा होता है, यहाँ एक से इसी प्रकार वर्षा पाया जाएगा। ठीक, दो प्रकार से। तो माने कहने का मतलब यहाँ जो ये एरिया है, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ये एरिया में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और ये सीधी सीधी लाइन है, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। और ये यहाँ पे ये 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और जो बिंदु बिंदु टाइप है, यहाँ यहाँ 25 से 10 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और जो है ये बिंदु बिंदु टाइप, माने कहने का मतलब ये सब जो एरिया है वहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा पाई जाती है। अब देखिए इंडीज पर्वतमाला इसमें दिया हुआ है कि एंडीज पर्वतमाला, हमने बताया कि देखिए एंडीज पर्वतमाला जो है यहाँ से फैली हुई है। एंडीज पर्वतमाला ये फैली हुई है, ये पूरा देखिए ये पूरा एंडीज पर्वतमाला की जो मोटाई है, अगर एंडीज पर्वतमाला की अगर हम मोटाई देखेंगे तो यह बीच में मोटा है। कहाँ है, बीच में मोटा है। ये पूरा एंडीज पर्वतमाला हमारा होगा। यहाँ पे देखो कह सकते हैं कि जो एंडीज पर्वतमाला है इसकी मोटाई यहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाएगी। बीच में मोटाई सबसे ज्यादा है, यहाँ पर जो मोटाई है ये सबसे ज्यादा पाई जाएगी, यहाँ पर मोटाई सबसे ज्यादा होती है। तो यही एंडीज पर्वतमाला है। विस्तृत वर्षावन अलग अलग जगह पे देखिए जो हल्का सा
कौन टाइप में है। जैसे कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर है, इसके इमेज में आप देखिए ये हमारा इमेज है, तो इस इमेज में जो यहाँ से चित्र मिलेगा ये फिगर, तो ऐसे भी जहाँ फिगर बनेगा वो हमारा कौन सा होगा, बन होगा विशुद्ध वर्षापन होगा। तो विशुद्ध वर्षापन हमारा इसे भी पाया जाएगा, ये पूरा विशुद्ध वन है हमारा। कोणधारी वन आपका इधर पाया जाएगा, देखिए ये रहा कंपास में कोणधारी पर्वत। उष्णकटिबंधीय वन है, शीतोष्ण भूमि है, ये हमारी शीतोष्ण भूमि हो गई, ये हमारी शीतोष्ण भूमि हो गई। चकोट वन। कर्म मरुस्थल, कर्म मरुस्थल ये हमारा हो जाएगा, इधर देखिए कर्म मरुस्थल यहाँ इंडीज के पास, ये सब कर्म मरुस्थल है। ठीक, ये हमारी भूमध्य सागरीय वनस्पति है, यहाँ पे भूमध्य सागरीय, ये भूमध्य सागरीय वनस्पति हो जाएगी। प्रशिक्षण शीतोष्ण वन, ये रहा शीतोष्ण वन हो जाएगा ये सब। तो ये फिगर आप लोग देखते रहिए, ताकि फिगर देखने से ये फायदा होता है कि आपको जो चीजें हैं वो जल्द से जल्द याद हो जाती हैं। उसमें बहुत ज्यादा हमको 3-5 नहीं करना रहता है, कहने का मतलब टाइम नहीं लगेगा। अगर फिगर रहेगा तो उसको देखकर आप लोग बहुत जल्द से जल्द क्या होंगे, बहुत जल्द से जल्द पढ़ लेंगे। देखिए मिलते हैं। अब आगे जो है, देखिए ये जो हमारा है, हाँ थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। अब ठीक है, देखिए कह रहा है कि जो मिलते हैं, पीछे हमने जस्ट अभी पढ़ा प्रीवियस में, यहाँ की जो पौधे हैं वो क्या होंगे, अलग अलग प्रकार के हैं, माने जो पानी होते हैं, देखो पहले देखो ये पर्वतमाला कहते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में, तो मिलते लगता है। अब देखिए यहाँ की जो है वृक्षों में, माने यहाँ के जो वृक्ष होंगे, जिन वृक्षों में मोटी जो पत्तियां होती है चमकीली होती हैं, अन्य पत्तियों में ग्रीष्म ऋतु में सूखने सूख सहन करने की, जैसे ओक हो गया, अखरोट हो गया, क्रिस्टन हो गया, अंजीर हो गया, इस प्रदेश की सामान्य वृक्ष है। माने अगर वृक्ष की बात की जाए तो ओक, यहाँ के जो वृक्ष होंगे वो हमारे कौन कौन से होंगे, यहाँ के जो हमारे वृक्ष होंगे ओक है, अखरोट है, चेस्टन है, अंजीर है, ये सब हमारे यहाँ के जो है कि प्रमुख वृक्ष है। महाद्वीप समभूमि, महाद्वीप के सुदूर दक्षिण में, अच्छा दक्षिण में चिली, चिली में महासागरीय जलवायु पाई जाती है। माने चिली है जो देश लास्ट में, यहाँ महासागरीय जलवायु पाई जाती है, यह वर्षा साल भर होती रहती है। माने कह सकते हैं चिली में वर्षा साल भर होती है, यह शीतोष्ण कटिबंधीय है, माने चिली एक शीतोष्ण कटिबंधीय देश है। यहाँ की जलवायु शीतल है, इस प्रकार की जलवायु सामान्यतः शीतोष्ण कटिबंध महाद्वीपों में पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। इस प्रकार की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय महाद्वीपों में, शीतोष्ण कटिबंधीय में महाद्वीपों के पश्चिमी प्रदेश में पाई जाती है। इस प्रदेश में शीतोष्ण मिश्रित वन पाए जाते हैं, जो चीड़ और बीज के इन वनों के मुख्य हैं। यानी कह सकते हैं कि यहाँ के जो वन है वो चीड़ काफी इंपॉर्टेंट वन है, चीड़ और बीज की ज्यादा यहाँ पर है। ब्राजील उष्णकटिबंधीय, जो ब्राजील है वो क्या है, ब्राजील हमारा उष्णकटिबंधीय घास घास की भूमियों भूमियों के दक्षिण शीतोष्ण प्रदेश में है। इस प्रदेश की जलवायु उष्ण है, वर्षा साल भर होती रहती है, यहाँ साल भर पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है, और शीत ऋतु में भी वर्षा होती है, माने ठंडियों के दिनों में भी वर्षा होती है। अर्जेंटीना के मध्य भाग में इन पंपास, अर्जेंटीना के मध्य भाग के इन घास को पंपास कहते हैं। माने अर्जेंटीना में जो घास का मैदान पाया जाता है उसे पंपास के नाम से जाना जाता है। पंपास से दक्षिण
दक्षिण इंडीज पर्वतमाला के पूर्वी भाग में पेंटागोनिया का मरुस्थल फैला है। देखिए पंपास जो हमारा मैदान है, कह रहा है कि पंपास से दक्षिण के पूर्वी भाग में, दक्षिण के पूर्वी भाग में पेंटागोनिया का मरुस्थल है, पेंटागोनिया का मरुस्थल है। इसकी जलवायु क्या है, शुष्क है, क्योंकि पश्चिमी पर्वतों की वृष्टि छाया क्षेत्र प्रदेश में आता है। अब देखिए वृष्टि छाया प्रदेश क्या है, पहले इसको जान लेते हैं कि वृष्टि छाया प्रदेश हमारा होता क्या है। जैसे वृष्टि छाया प्रदेश वो होता है कि जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वत हो गए, जैसे मान लीजिए ऊंचे पर्वत हो गए, हमारा ऊंचे पर्वत हो गए, इधर से खूब बारिश हो रही है, इधर बारिश हो रही है, और बादल जब ऊपर जैसे चढ़ते जाएंगे, बादल जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं तो इनमें नमी की मात्रा कम हो जाती है, ये पूरी वर्षा नहीं कर पाते। तो इधर का जो भाग है, इधर का जो भाग है, इधर जब वर्षा नहीं हो पाती या बहुत कम ही हो पाती है तो उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। यानी ऐसा प्रदेश जो पर्वत की ऊंची ढलानों के बाद का जो क्षेत्र होता है, नहीं वर्षा हो पाती है वहां पर्वतों के सहारे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। अब आगे थोड़ा सा फिर चलते हैं, देख लेते हैं और क्या कह रहा है। पूरी एनसीईआरटी समझिए धीरे धीरे हम लोग पढ़ा लेंगे ऐसे ही करके। साधनों में बहुत संपन्न है यह, दक्षिण अमेरिका साधनों में संपन्न, यहाँ विस्तृत वन है, विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी रहते हैं, वनों में कई प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं, यहाँ की विशाल घास की भूमियों की तरह तरह की फसलें उगाई जाती हैं और पशु पाले जाते हैं। दक्षिण अमेरिका खनिज पदार्थ तथा जल शक्ति के विपुल, माने दक्षिण अमेरिका में खनिज पदार्थ मिनरल्स काफी ज्यादा मात्रा में और जल भी काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अगर वन की बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका के, अगर हम वन की बात करेंगे, दक्षिण अफ्रीका की अगर हम वन की बात करेंगे तो दक्षिण अमेरिका का बहुत बड़ा भाग वनों से ढका है। माने दक्षिण अफ्रीका का एक बहुत बड़ा भाग वन से क्या है, पूरा वन से, माने इसीलिए हमने कहा ना अभी कुछ पहले इसमें बताया कि 90% भाग क्या है, यह ढका हुआ है वनों से, और 10% जो कृषि करने योग्य है। तो जो 10% कृषि योग्य करने है, तो उसी में हम क्या करते हैं, उसी में हम रहते भी हैं उस स्थान पे, और उसमें खेती भी करते हैं। अमेजन की द्रोणी, अमेजन की द्रोणी का अधिकतर वन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होता है। ये वन महोगनी जैसे कठोर लकड़ी के महत्वपूर्ण भंडार हैं। कठोर लकड़ी वाले इन वनों में वालसा नामक, वालसा वालसा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी पाई जाती है। माने जो वालसा है, यह संसार की सबसे हल्की लकड़ी है। ब्राजील में कई तरह की ताड़ जाति के वृक्ष भी पाए जाते हैं। इनसे मोम प्राप्त किया जाता है। मोम का उपयोग जूतों की पॉलिश, मोमबत्ती, फर्नीचर की पॉलिश आदि में किया जाता है। महत्वपूर्ण उत्पाद में सिरकोना तथा चिकेल है। और अन्य महत्वपूर्ण उत्पाद में सिरकोना कहाँ है, सिरकोना, सिरकोना और चिकेल है। सिरकोना की छाल से उपयोग औषधि बनाने में जो मलेरिया के उपयोग में किया जाता है, और चिकेल से च्युइंगम 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 नहीं च्युइंगम बनाया जाता है, जो हम चबाते हैं च्युइंगम, वो बनाया जाता है। अमेजन की द्रोणी, जो अमेजन की द्रोणी है, ठीक है, ठीक, अरब सागर च्युइंगम बनाया जाता है। अमेजन की द्रोणी रबड़ के वृक्षों का मूल स्थान है, रबड़ के वृक्षों का मूल स्थान है। लेकिन अब मलेशिया, दूसरे भाग जैसे मलेशिया हो गया, रबड़ के बड़े बड़े वन लगाए गए हैं।
रबड़ के इन भागों से प्राप्त शक्ति रबड़ की तुलना में अमेजन की रबड़ से महंगी पड़ती है। इसलिए विश्व के बाजारों में रबड़ की मांग घट गई है। अनेक कठिनाइयों के कारण यहाँ वर्षा वनों का अधिकतर उपयोग नहीं हो पाया है। कहने का मतलब वर्षा का जो पानी है, इनका अधिक उपयोग नहीं। इन वनों में एक छोटे-छोटे क्षेत्र में कई प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। माने छोटे क्षेत्र में कई प्रकार के वृक्ष मिलते हैं, अतः एक ही समय पर कई प्रकार के पेड़ों को छाँटना, उन्हें काटना पड़ता है। इसके अलावा ये जो वन हैं, वन बहुत घने होते हैं। यातायात साधनों की कमी की दुर्गम के कारण इन वनों में रेल और सड़क नहीं बनाया जा सका है। रेल और सड़क नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कि इतना ज्यादा घना है, इतना ज्यादा यहाँ का वन घना है कि यहाँ पे रेल का निर्माण संभव ही नहीं है। यहाँ पर रेल का निर्माण संभव ही नहीं है, इतने घने हैं। निर्माण तथा इसकी देखभाल बहुत कठिन है, क्योंकि ये बीच की पूर्वी भूमि का मुख्य वृक्ष है। इनकी पत्तियों चाय की पत्तियों के समान ही है, पानी में उबाला जाता है और क्रेप्रो ग्रांड चाकू वनों में प्रमुख है। कहने का मतलब कि इनकी पत्तियां चाय की पत्तियों के समान उबाला जाता है। अब केप्रेको ग्रांड चाको वनों के प्रमुख पेड़ हैं। इस पेड़ का अर्थ है कुल्हाड़ी तोड़ने वाला, माने इसकी लकड़ी इतनी कठोर होती है कि अगर आप इस पे कुल्हाड़ी से वार करें तो आपकी कुल्हाड़ी टूट जाएगी। इस वृक्ष से टैनिक अम्ल निकाला जाता है, जिसका उपयोग चमड़ा बनाने में किया जाता है। एंडीज पर्वत की पूर्वी ढलानों में को मोंटाना कहते हैं, माने एंडीज की जो पूर्वी ढलान होती है, एंडीज की जो पूर्वी ढलान होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मोंटाना कहते हैं। इसकी कितनी लकड़ी मिलती है? यानी कि इस लकड़ी की जो कीमत है, कीमती मुलायम लकड़ी है, माने काफी ज्यादा ये जो लकड़ी है वो क्या है? मुलायम है और इससे ज्यादा महंगी भी है। वन्य प्राणी, अब वन्य प्राणी जो है, तो यहीं से हम अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे वन्य प्राणी से। तो मिलते हैं कल फिर अपने अगले नए सेशन में।